हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप क्लास 11th या 12th में कॉमर्स आपने लिया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं या हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी बात करना चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो क्लास 11th में आपकी एक बुक है इकाई 1 जो कि इकोनॉमिक्स की है, जिसमें बुक का नाम क्या है, विकास नीतियां और अनुभव। ये आपकी इकोनॉमिक्स में आज आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। इंग्लिश की भी सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये आपकी हिंदी में सीरीज रहेगी, तो जो बच्चे हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वो इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक ही डिस्कस करूंगी, तो आपकी बुक में जो भी लिखा होगा मैं सिर्फ उसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जो बच्चे अभी बुक नहीं भी लिए होंगे वो भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उनको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, और उनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी नई प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले ही देख लेते हैं जो आपकी लाइन लिखी हुई है, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। तो भारत क्या है, हमारे साम्राज्य की एक धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हमारा भारत ही हम खो देते हैं, हम अपने साम्राज्य को ही खो देते हैं तो हमारा सूर्य अस्त हो जाएगा। ये किसने कहा है, ये विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने कहा है। 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे ये, ठीक है। तो चलिए परिचय देखते हैं। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। तो यानी कि ये जो भारत का आर्थिक विकास, ये जो आपकी विषय की ये पुस्तक है, इसका मूल्य उद्देश्य क्या है, इसका मूल्य उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी दी जा सके, ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए जो भी विकास हुए हैं उनके बारे में बताया जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। तो अब हम स्वतंत्रता के बाद की स्थिति तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने अतीत के बारे में भी जानना होगा, यानी स्वतंत्रता से पहले की जो स्थिति थी थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जान लेंगे, तभी हमें आगे का समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी हम उन चीजों पे भी चर्चा करेंगे जिन्होंने हमें स्वतंत्र बनाने में बहुत योगदान दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी है उसकी संरचना कोई आज की नहीं है, बहुत पहले की है, ठीक है। इसके मूल सूत्र जो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्त तो हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद हम 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन थे भारत में ब्रिटिश। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था, ठीक है। तो ब्रिटिश का क्या मकसद था कि केवल एक कच्चा माल का उद्योग करने तक ही उसको सीमित रखा था भारतीय अर्थव्यवस्था को, औद्योगिकी के आधार पर, ठीक है।
उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। यानी कि स्वतंत्रता के पहले की जो सिचुएशन थी, बिना उसको समझे हम स्वतंत्रता के बाद के स्थिति को, विकास का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमें पहले की चीजें एक बार बताई जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। तो औपनिवेशिक शासन में जो निम्न स्तर पर आर्थिक विकास हुआ था, अब उसकी बात करेंगे हम। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले हमारी एक अपनी अलग स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। ठीक है, तो यद्यपि हमारा जो मूल्य आय का स्रोत कृषि था, एग्रीकल्चर था, उसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां निर्माण, नए चीजों के निर्माण की हो ही रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। एक्सक्यूज मी। तो सूती और रेशमी वस्त्रों का जो उद्योग किया जाता था, धातु आधारित बहुमूल्य मणि रत्नों आदि से जो शिल्प कलाएं की जाती थी, उससे भारत विश्व भर में सुविख्यात पहले भी हो चुका था। ठीक है, भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। यानी कि ये सब चीजें काफी फेमस थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। ठीक है, तो जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई थी आर्थिक नीतियां, उनका मेन ऑब्जेक्टिव भारत के आर्थिक विकास को नहीं, बल्कि अपने देश के आर्थिक विकास और हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। ठीक है, इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। तो ये जो नीतियां आई, इन्होंने भारत के स्वरूप के मूल रूपों को बदल डाला। ठीक है, भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करते तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। तो भारत सिर्फ इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश ही रह गया। उसके आगे उसकी कोई डेवलपमेंट या विकास नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। तो और देश के लोगों ने या औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करना भी जरूरी नहीं समझा। ठीक है, कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे। कुछ लोगों ने मतलब कोशिश की जो है आकलन करने की, लेकिन उनके आकलन में बहुत आपसी मतभेद और विसंगतियां यानी कि गलतियां भी थी। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिडले सिराज, डॉक्टर वी राव तथा आरसी देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि इन सब लोगों के आकलन में डॉक्टर राव ने जो आकलन किया था, उनके अनुमान को बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय का वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। ठीक है, तो उत्पाद वृद्धि दर आधा प्रतिशत ही रह गई और जो आपकी भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि थी वो 2% से कम ही रही। ठीक है, यानी कि बहुत सही नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा।
तो जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन हो रहा था तो उसमें भारत केवल एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा, केवल वहां पर कृषि ही होती थी। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। यानी 15% कुछ और कर रहे थे, बाकी 85% जनसंख्या केवल कृषि से ही अपनी रोजी रोटी पूरी कर रही थी। ठीक है, एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। ठीक है, यानी कि कृषि इतना ज्यादा हो रही थी, उसके बावजूद उसका भी विकास नहीं हो पा रहा था। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। तो उन्होंने जो भू व्यवस्था प्रणाली औपनिवेशिक शासन ने लागू की थी, उसी वजह से ज्यादा गतिहीनता हो रही थी कृषि क्षेत्र में। ठीक है, आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट या लाभ होता था उसको जमींदार ही हड़प जाते थे, खा लेते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था क्योंकि सब जमींदार ही ले लेते थे। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। तो जमींदार तो बस ज्यादा से ज्यादा लगान ही लेना चाहते थे, उन्हें कृषि की किसानों की आर्थिक दुर्दशा से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने का बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। मतलब कि जिसने एक समय अवधि जो निर्धारित है उस पे अपना रकम नहीं जमा की सरकार के खाते में, तो उसकी जमींदारी का अधिकार उससे छीन लिया जाता था। ठीक है, साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधा के अभाव, उर्वरों का नागंडी प्रयोग भी कृषि उत्पादन के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। ठीक है, उन्हें केवल नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था खाद्यान्न की खेती के स्थान पर, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। मतलब वो खेती भी ऐसी चीजों की करते थे जिनका वो खुद प्रयोग ना कर सके, और ये उनकी मजबूरी थी। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना उनकी तकनीकी और ना ही कोई प्रेरणा। ठीक है, तो यह तो हमारी कृषि की स्थिति थी। चलिए आगे की चीजें, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के आगे इस लेसन में क्या लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देती हूँ। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।